वजह या फिर बाकी जो फ्लैगशिप योजनाएं चाहे केंद्र की हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की हो, जिसमें बीपीएल परिवारों को जो फायदा मिलता है उसका भी फायदा अगर दलित 22% है तो उसी हिसाब से उनको भी फायदा उन योजनाओं को भी तो मिला होगा। देखिए, आवास योजना का फायदा मिला हुआ है, राशन का, लेकिन राशन मेन कंपोनेंट है क्योंकि आवास की योजना पहले से चल रही थी। वो केंद्र सरकार की योजना है, फिर अखिलेश यादव की सरकार में भी आवास योजना सबको मिला है। लेकिन जिस तरह से राशन को, क्योंकि राशन में ज्यादातर जो कम्युनिटी है जिसको लगातार दलित समाज में भूमिहीन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपना काश्तकारी का जमीन नहीं है, तो वो सब बहुत ज्यादा लोग डिपेंड हुए। खासकर कोविड के बाद जिनके रोजगार बड़े शहरों में छिन गया या जो वापस गांव में आ गए हैं उनको एक सहारा, और गांव में उस तरह की मजदूरी आपको मिल नहीं पा रही है। नरेगा में जिनका जॉब कार्ड बना हुआ वही लोग कर सकते हैं, तो ये सब एक इशू है। और जहां तक दलितों की बात है, एक बड़ा वोट परसेंटेज है और जिसके साथ जुड़ता है डिसाइसिव तरीके से जुड़ता है, और वो एक साइलेंट वोट है, वो जिधर मूव करता है उसकी सरकार बनती है। 2007 से आप देख लीजिए, 2007 में मायावती की सरकार बनी तो थोड़ा छिटके वो तो अखिलेश यादव के साथ चले गए, फिर बीजेपी के साथ आए। बीजेपी को लगातार दूसरा टर्म मिलने में दलित समाज के वोट का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है सचिन रावत जी, दलितों की स्थिति आजादी के 75 साल बाद भी अगर ये है तो इसके लिए क्या कांग्रेस भी जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि कांग्रेस की सत्ता ज्यादातर वक्त में केंद्र में रही, तो क्या कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार नहीं कि दलितों की जो स्थिति पहले थी उससे बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति अभी भी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे प्रवक्ता सैयद मोदी साहब है, उनको बताना चाहता हूं कि दलितों को रोजगार की तरफ आगे बढ़ाना चाहिए। उनको राशन तक, गरीबी तक सचिन जी चाहिए। वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप किसी को इस तरीके से आपके फेवर में अगर कोई बात नहीं कोई कह रहा है तो आपके दूसरे दल में आप ऐसे मत शामिल कर दीजिए ना। अरे आप अपनी बात कीजिए सचिन जी। क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही गलत बात बोली। इन्होंने बोला कि दलितों को राशन चाहिए और दलित गरीब होते हैं। आप उनको शिक्षा दीजिए ना। जब शिक्षा देंगे नहीं तो सचिन जी क्या दलित गरीब नहीं है? सचिन जी सुनिए ना, क्या दलित गरीब नहीं है? अभी भी करीब 40% जो दलित हैं शहरों में रहते हैं वो गरीब हैं। 1400 उनकी आमदनी है। दलितों को गरीबों की श्रेणी में क्यों लाया जाता है? आप क्यों नहीं रिजर्वेशन देते हैं? नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं देते, ना पिछड़े वर्ग के लोगों की रिजर्वेशन देते हैं। जब यहाँ पे कोई नौकरी की निकलेगी नहीं तो वो लोग कैसे नौकरी कर पाएंगे? हर जगह प्राइवेटाइजेशन किया हुआ है आपने, कितना ज्यादा आपने संविधान से छेड़छाड़ कर दी है। आप उनको स्कॉलरशिप नहीं दे पा रहे, आप उनको सिर्फ राशन दे करके छोड़ दे रहे, ये तो गलत है ना। आलोक वर्मा साहब, क्या ये संभव है? आलोक वर्मा साहब, क्या ये संभव है कि आप दलितों के जो कोटा जो रिजर्वेशन है आप उसे दरकिनार कर दें? ये आरोप नहीं रावत सुनिए ना। अब मैं ऑथेंटिक सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि भाई जो नौकरी दी जा रही है उसमें दलितों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, क्या ये संभव है? आलोक वर्मा साहब, क्या ये संभव है? और क्या ये सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं आप लोग? आलोक वर्मा जी से मेरा बस एक निवेदन है। आलोक वर्मा जी पिछड़े वर्ग से है। जब कहीं ना कहीं चुनाव आता है तो मोदी जी कहते हैं। सचिन जी आप सुन लीजिए ना। सचिन साहब सुनिए, आप सुनिए। आलोक जी कहिए। पता चल जाए कितनी जाति है, कितनी ओबीसी है, जाति जनगणना होनी चाहिए, यहाँ पर भी होनी चाहिए। ठीक है सचिन। आलोक वर्मा जी कहिए, अब आप कहिए। देखिए, कोई भी राहुल जी मैं आ रहा हूँ। ये तो गलत है ना। कोई भी आरक्षण का प्रोसेस जो संवैधानिक तरीके से तय हुआ है, हमारी सरकार हो या कोई और सरकार हो, उसे दरकिनार तो कर नहीं सकती। अब सचिन भाई जी को कहीं दरकिनार करता हुआ दिख रहा है तो सचिन जी ज्यादा विद्वान प्रवक्ता हैं, वो अच्छी तरीके से जानते होंगे। आज उत्तर प्रदेश के जो हाल है अभी अरे भैया रुक तो जाइए साहब। उत्तर प्रदेश में जो आम लोगों की जरूरत थी, जो जेब में पैसा पहुंचाने की जरूरत थी, जो राशन पहुंचाने की जरूरत थी, जो लोगों को मकान देने की जरूरत थी, पॉलिसीज तो पहले उत्तर प्रदेश में चलती थी। राशन की भी पॉलिसी पहले उत्तर प्रदेश में थी। लेकिन पहले होता क्या था, जो मिनिस्टर होते थे वो जो कॉकस बनाते थे वो सारा राशन लूट लिया जाता था। किसको नहीं मालूम है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे? बसपा के समय में भी क्या होता था, कांग्रेस के समय में क्या होता था, और समाजवादी पार्टी का भी यही चेहरा था। तो जो परिवर्तन आया है वो तो जमीन पर दिख रहा है ना।
दोबारा हम अगर सत्ता में 2022 में आए हैं, उत्तर प्रदेश की सत्ता में हम दोबारा आए हैं, तो इसलिए हम आए हैं क्योंकि हमने काम किया है, हमने सड़क पानी बिजली पर काम किया है, हमने जो गांव में दलित रह रहे हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहे हैं, अंतिम पायदान पर खड़े जो दूसरे लोग रह रहे हैं, जो गरीब महिलाएं रह रही हैं, जो किसान हमारे गरीब हैं, उनके लिए हमने काम किया है और वो काम हमारा जमीन पर दिख रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं, वो जीतते हैं। कांग्रेस की नौबत नहीं आई ना। कांग्रेस अगर एक बार सत्ता से बाहर की तरफ गई तो अब कोई भी समीकरण उत्तर प्रदेश में लगा रही है, उसका काम नहीं बन रहा है ना। जबकि आपका तो वोट बैंक ही यही था। आप कहते थे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण हमारे हैं, मुस्लिम हमारे हैं, दलित हमारे हैं। ना आज आपके पास ब्राह्मण है, ना आपके पास दलित है, ना आपके पास मुस्लिम है। अगर आपने काम किया होता, उत्तर प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए काम किया होता, तो उत्तर प्रदेश के लोग आपके साथ जुड़े होते। तो मुझे लगता है कुछ बताने की जरूरत नहीं, तो तस्वीर साफ है पूरी तरीके से। कोई इलेक्शन पिछले 10 सालों का ले लीजिए उत्तर प्रदेश में, कहां आप जीत रहे हैं साहब। सचिन भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें मंच पे कह रहे हैं, लेकिन एक भी सीट उनकी जीतने की हालत उनकी खराब हो जाती है। अभी उन्होंने गठबंधन किया है, INDIA बनाया है, समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे हैं साहब हम मांग नहीं रहे हैं, हम दे रहे हैं। भीख मांगने के लिए हमारे पास हमारे दरवाजे पर आइए उत्तर प्रदेश में। ये मत सोचिए कि हम दे रहे हैं, ले रहे हैं। आप केवल ले रहे हैं। इंडिया गठबंधन में MP चुनाव में लगता है वो गठबंधन काम नहीं करेगा, वहां पर भी टसल है। अरे उससे पहले ही बोल चुके अखिलेश यादव जी, उससे पहले ही बोल चुके कि कांग्रेस के साथी जो सोच रहे हैं कि हम उनको वो हमसे कुछ लेने नहीं है, हमको दे रहे हैं, और जो दे रहे हैं उसे चुप मार के ले लें। तो मुझे लगता है कि उनको तस्वीर देखनी चाहिए और सचिन भाई तब बोले। राहुल भारती साहब ठीक है सर, मैं आता हूं। आलोक जी में आता हूं। आलोक जी में दोबारा आता हूं मैं। राहुल जी विजन की बात मैं कर रहा था, लेकिन विजन तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। दलित आपके साथ क्यों जुड़े हैं, ये तो विजन दिखाना पड़ेगा। दलितों के लिए आपके पास योजनाएं क्या है आपके पास, या INDIA गठबंधन के पास दलितों के लिए योजना क्या है? कुछ बताइएगा, कुछ समझाइएगा, तब तो दलित जुड़ेंगे आपके साथ। कुंदन जी, अभी 8 तारीख में हमारे आज पार्टी आ रही है आपको ना? आ रही सर। अभी 8 तारीख को हम प्रदेश कार्यालय पे कितना बड़ा आयोजन हुआ, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश के तमाम डॉक्टर, जो दलित समाज के बहुत सीनियर डॉक्टर, एडवोकेट और आपके प्रवक्ता के, वो सब लोग वहां मौजूद थे। वहां पे अखिलेश यादव जी ने पूरा एजेंडा हम 2024 में क्या दलितों के लिए चलाने वाले हैं उस पर चर्चा हुई। लेकिन मेरा इनसे कहना है, आलोक जी से, अभी NCRB के आंकड़े आए, उनके मुताबिक 25% बढ़ती हुई है। हाल ही में हाथरस पास केस, उन्नाव रेप केस, आजमगढ़ कांड, कौशाम्बी एक ही परिवार के 3 दलितों की हत्या, प्रयागराज में सावंत द्वारा छात्र दिलीप सरूज के। चलिए राहुल जी, आपका फ्रेम चला गया है, उम्मीद है कि आपको आवाज मिल रही होगी। सैयद मोदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। सैयद साहब, जब दलितों के लिए काम करने की बात होगी तो ये देखा जाएगा ना कि वाकई में दलितों के लिए कौन काम कर रहा है। आपने कहा राशन योजना का सबसे ज्यादा फायदा दलितों को मिला है, क्योंकि कोरोना के बाद और कोरोना के दौरान जिस तरीके से सरकार ने काम किया, क्या उसका फायदा मिलेगा? देखिए, जहां तक दलित समाज की बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता काफी नाराज थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर योजनाएं दलितों कांग्रेस के समय से शुरू हुई, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर ये बता नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा फोकस दलित पे किया है। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया, हो सकता है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी सीट से वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, या फिर किसी सुरक्षित सीट से या इटावा से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जो सुरक्षित सीट है। ये सब चीजें हो रही है, लेकिन जहां तक दलित और बीजेपी के जुड़ाव का वजह है, उसकी वजह तलाशना और उस पर काम करना खास करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जो सब कास्ट से, जैसे दारा सिंह चौहान थे, ऐसे सब कास्ट से आ रहे थे, उनको ओबीसी के तौर पर बीजेपी अपने पास लाई, हालांकि BSP के थे। ऐसे ही खीरी में BSP के बड़े नेताओं को उस रीजन से बीजेपी अपने पास उनको लेके आई और उनको दिया, तो उसके बीजेपी को फायदा हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जब या तो आप दलितों की लड़ाई सड़क पे लड़िए, जैसे कि आजाद पार्टी के भीम आर्मी के कर रहे हैं, वो उनकी तरह लड़िए, या फिर क्या नाम है, उनके लिए कोई ऐसी विजन लाइए कि जो आपके साथ आए। अभी जो 2022 के चुनाव में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को मैंने काफी नजदीक से देखा, कवर किया, उसमें जो दलित वोटों का झुकाव क्यों बीजेपी की तरफ था, उसकी वजह ज्यादातर लोगों ने राशन को बताया कि हमें
जब कोई नहीं पूछ रहा था, ये हमारे ऊपर संकट था कोरोना की वजह से, तो राशन हमें घर घर मिला और उसमें जाहिर सी बात है कि उससे बीजेपी को फायदा हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जहां तक समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का फोकस दलितों पे अब आया है जब बहुजन समाज पार्टी कमजोर पड़ी है। उससे पहले बहुत ज्यादा फोकस नहीं था। उनके नेता थे फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, जो सबसे बड़े नेता थे पार्टी के, उनके जाने के बाद एक वैक्यूम भी आया है। तो जाहिर सी बात है कि अब समाजवादी पार्टी बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ने बहुत ही रफ्ता धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया है और जैसे उन्होंने सामाजिक, बिल्कुल, तो दलित समाज बहुत समझदार है। कौन सी पार्टी दलितों के लिए काम करे, कौन सी सरकारों ने काम किया है और अभी कर रही है, ये दलित समाज बहुत बेहतर तरीके से जानता है। इसलिए दलित समाज किसे चुनेगा, इस पर सभी की नजरें होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। फिलहाल तमाम राजनीतिक दल दलितों को लुभाने और रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दलित किस तरफ जाएंगे ये 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।